CSS एनिमेशंस के बारे में। तो CSS एनिमेशन से पहले हमने ऑलरेडी ट्रांजिशंस को पढ़ लिया है, हमने ट्रांसफॉर्म्स को पढ़ लिया है, उसी सिमिलर तरीके की चीजें हम CSS एनिमेशन को यूज करके करते हैं। CSS एनिमेशन आपको बहुत ज्यादा ट्रांजिशन से सिमिलर लगेगा, बट ये हमें बहुत ज्यादा और एक्स्ट्रा कंट्रोल देता है अपने आइटम्स के ऊपर। यानी CSS एनिमेशंस को यूज करके हम अपनी एनिमेशंस को डिजाइन कर सकते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर काम करेंगी। CSS एनिमेशन को लिखने का जो हमारा फिक्स्ड सिंटैक्स होता है उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं @, उसके बाद लिखते हैं की फ्रेम, एंड फिर हम लिखते हैं अपनी एनिमेशन का नाम। ये जो एनिमेशन का नाम है ये कुछ भी हो सकता है, हम चाहें तो इसको ABC भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो इसको माय नेम भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो इसको अपना नाम, जैसे लेट्स सपोज मैंने इसको नाम दे दिया श्रद्धा, या मैं इसको चाहूं तो अपना कॉलेज नाम भी दे सकती हूँ, या माय एनिमेशन भी नाम दे सकती हूँ। तो कुछ भी नाम अपनी एनिमेशन को हम दे सकते हैं, एंड उसके बाद हम अपनी एनिमेशन के लिए टेम्पलेट डिजाइन करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी एलिमेंट को CSS के अंदर एनिमेट करने का मतलब होता है कि हम उसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेकर जाना चाहते हैं। मतलब अभी अगर वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेट्स सपोज ये उसकी स्टेट A है, तो एनिमेशन के बाद वो किसी स्टेट B के अंदर चला जाएगा। तो ये जो ट्रांजिशन होता है, यानी एक स्टेट से लेकर दूसरी स्टेट में जाने का जो ट्रांजिशन होता है, इसी को एक तरीके से हम एनिमेशन कह देते हैं। तो अंदर हम लिखते हैं फ्रॉम कहने का मतलब है जो उसकी स्टार्टिंग स्टेट होगी। तो एनिमेशन के अंदर हम कुछ भी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने कोई एलिमेंट बनाया है जिसका शुरुआत में जो फॉन्ट साइज है वो 20 पिक्सेल्स है, और एनिमेशन के बाद उसका फॉन्ट साइज 40 पिक्सेल्स हो जाएगा। तो उसको एनिमेट करने के लिए हम लिख सकते हैं फ्रॉम, एंड उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिख देते हैं अपना फॉन्ट साइज, की फॉन्ट साइज या जो भी प्रॉपर्टी जिसको हम एनिमेट करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, एंड 2 लिखकर उसकी फाइनल वैल्यू क्या है। तो बेसिकली इसे थोड़ा सा हटा लेते हैं। तो बेसिकली हम अपनी इनिशियल एंड अपनी फाइनल वैल्यूज लिखते हैं, एंड उसके बाद अपने आप CSS एनिमेशंस की मदद से हम ये ट्रांजिशन को दिखाते हैं। अब सिर्फ इतना लिखने से क्या होगा, हमारी एनिमेशन का एक टेम्पलेट हमारे पास तैयार हो जाएगा। टेम्पलेट तैयार होने का मतलब है कि हमारे पास एक ब्लूप्रिंट बन गया। जैसे आर्किटेक्ट होता है, घर का सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनता है, उसी के बाद उसके ऊपर ईंटें और दीवारें और सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले एनिमेशन करने से पहले हमें उसका ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है कि एनिमेशन कहां से शुरू होगी और कहां पर जाकर खत्म होगी। मतलब फॉन्ट साइज 20 पिक्सल से शुरू होगा और बढ़ते 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 40 पिक्सेल्स पर जाकर रुक जाएगा। तो ये हमने एनिमेशन का टेम्पलेट बता दिया, उसका ब्लूप्रिंट बता दिया। पर सिर्फ इतना लिखने से हमारी एनिमेशन क्रिएट नहीं होगी, हमें उसके बाद एनिमेशन की कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको लिखना पड़ता है। जैसे अभी के लिए सिर्फ अगर हम टेम्पलेट को डिजाइन करें तो हमने क्या किया है, index.html के अंदर हमने एक h1 टैग लिखा है, एंड उसके साथ साथ हमने एक div बनाया है जिसको क्लास दिया है हमने बॉक्स। style.css के अंदर हमने अपने बॉक्स को एक हाइट दी है, एक विड्थ दी है, और उसको एक बैकग्राउंड कलर दिया है। अगर उसे जाकर देखें ब्राउजर पर, हमारा जो पिंक बॉक्स है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। इस बॉक्स के अंदर हम कुछ लिख भी सकते हैं, दिस इज अ बॉक्स। इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो अभी ये टेक्स्ट मुझे कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। style.css के अंदर अगर मुझे इसके फॉन्ट साइज पर एनिमेशन क्रिएट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं की फ्रेम। हमेशा एनिमेशन से पहले हम लिखेंगे की फ्रेम, उसके बाद हम लिखने वाले अपनी एनिमेशन का नाम। लेट्स सपोज हम इसे कहेंगे फॉन्ट एनिमेशन। कुछ भी नाम हम इसे दे सकते हैं, फॉन्ट एनिमेशन भी दे सकते हैं, श्रद्धा भी दे सकते हैं, अपना कॉलेज एनिमेशन भी दे सकते हैं। तो हमने इसे फॉन्ट एनिमेशन नाम दिया है, एंड इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम। हम चाहते हैं कि हमारा जो भी बॉक्स है उसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल से स्टार्ट हो, एंड कहां पर जाए, 2 लिखकर हम लिख सकते हैं हम चाहते हैं जो फॉन्ट साइज है ये 40 पिक्सेल्स तक बढ़ते बढ़ते चला जाए। तो ये फ्रॉम फॉन्ट साइज 20 पिक्सेल्स टू फॉन्ट साइज 40 पिक्सेल्स हम चाहते हैं। तो ये हमने अपने एनिमेशन का टेम्पलेट बना दिया। इसे अगर हम सेव करके रिफ्रेश करें तो अभी हमारे पेज के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ एनिमेशन का ब्लूप्रिंट बना है, एनिमेशन के लिए हमने घर नहीं बनाया है। एनिमेशन को एक्चुअली इंप्लीमेंट करने के लिए हम ये सारी प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। इनमें से कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हम ट्रांजिशन पढ़ते टाइम ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे ड्यूरेशन, मतलब कि कितने टाइम में एनिमेशन होने वाली है, तो ट्रांजिशन के अंदर भी हम ड्यूरेशन प्रॉपर्टी को पढ़ चुके हैं। टाइमिंग फंक्शन बताता है कि किस तरीके से हमारी एनिमेशन अप्लाई होगी। तो इससे पहले हम ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन पढ़ चुके हैं कि धीरे धीरे हमारा एनिमेशन अप्लाई होगा या एकदम फास्ट अप्लाई होगा या स्टेप्स की फॉर्म में अप्लाई होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एनिमेशन डिले हमारा ट्रांजिशन डिले की तरह ही होता है कि कितने डिले या कितने वेट के बाद हमारी एनिमेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करेगी। तो इसको भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्रांजिशन में। एनिमेशन आइटरेशन काउंट और एनिमेशन डायरेक्शन, ये दो नई प्रॉपर्टीज है हमारे पास। तो जब भी हम एनिमेशन को अप्लाई करना चाहते हैं हम लिखते हैं डिव, यानी जिस एलिमेंट के ऊपर हमें एनिमेशन अप्लाई करनी है, और फिर एनिमेशन की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमें बताना पड़ता है कि हम कौन सी एनिमेशन को अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम लिखते हैं एनिमेशन नेम, और लेट्स सपोज अभी हमने कौन सा एनिमेशन क्रिएट किया, हमने फॉन्ट एनिमेशन क्रिएट किया है, तो हम यहाँ पर एनिमेशन के नाम में लिख सकते हैं फॉन्ट एनिमेशन। इस तरीके से हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं। फिर अगर हमें एनिमेशन की ड्यूरेशन चाहिए तो ड्यूरेशन का मतलब है कि कितनी देर तक हम चाहते हैं एनिमेशन रहे। हम चाहते हैं 2 सेकंड तक एनिमेशन रहे तो हम लिख सकते हैं 2s। तो इस तरीके से सारी प्रॉपर्टीज को हमें डिफाइन करना होता है। तो बॉक्स के लिए अगर मुझे प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना हो तो इसके लिए हम लिख सकते हैं सबसे पहले एनिमेशन नेम। एनिमेशन नेम के अंदर हम लिखेंगे फॉन्ट एनिमेशन। उसके बाद हम चाहें तो लिख सकते हैं एनिमेशन ड्यूरेशन। एनिमेशन ड्यूरेशन के लिए हम लिखेंगे 2 सेकंड्स। उसके बाद हमें लिखना है अपना एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। टाइमिंग फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्रांजिशन के अंदर। लेट्स सपोज वी टेक इट ईज इन। उसके बाद हम लिख सकते हैं अपना ट्रांजिशन डिले। ट्रांजिशन डिले हम चाहते हैं 0 सेकंड्स का। उसके बाद 2 नई प्रॉपर्टीज हमारे पास आती है, आइटरेशन काउंट एंड डायरेक्शन। एनिमेशन का आइटरेशन काउंट बताता है कि आप कितनी बार एनिमेशन को दिखाना चाहते हैं। क्या आप एक बार एनिमेशन दिखाना चाहते हैं, सेम एनिमेशन को 2 बार दिखाना चाहते हैं, 3 बार दिखाना चाहते हैं। हम या तो वो काउंट लिख सकते हैं, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम इस प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी लगातार वो एनिमेशन चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम अपने एनिमेशन आइटरेशन काउंट को डिफाइन कर देते हैं। लेट्स सपोज हमें एनिमेशन चाहिए 3 बार। एंड उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है एनिमेशन डायरेक्शन की। एनिमेशन डायरेक्शन के लिए कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती है जिनको हम सेट करते हैं। या तो सबसे ज्यादा जनरल केसेस में हमारी एनिमेशन की डायरेक्शन रहती है नॉर्मल। उसके बाद हम रिवर्स भी यूज कर सकते हैं या फिर हम ऑल्टरनेट भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ वैल्यूज होती हैं। जैसे एनिमेशन डायरेक्शन ऐसी चीज है जो हमें पढ़कर ही समझ में आएगी। हम लिख सकते हैं एनिमेशन डायरेक्शन MDN
तो एनिमेशन डायरेक्शन के लिए हमारे पास ये 4 वैल्यूज होती हैं। नॉर्मल एनिमेशन के लिए अगर मैं इसे प्ले करूं तो ये क्या हो रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन तक जा रहा है, दोबारा स्टार्टिंग से एंडिंग, दोबारा स्टार्टिंग से एंडिंग। तो इस तरीके से स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हमारा नॉर्मल एनिमेशन चलती रहेगी। इसी को अगर हम डायरेक्शन रिवर्स कर दे तो उससे क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में एनिमेशन चलेगी, यानी अब एंडिंग से लेकर स्टार्टिंग की तरफ हमारा डायरेक्शन चलेगा। तो टू और फ्रॉम एक तरीके से रिवर्स हो जाएंगे। अगर हमने ऑल्टरनेट लिखा, ऑल्टरनेट के केस में क्या होगा, पहले स्टार्टिंग से एंडिंग तक जाएंगे, उसके बाद हम एंडिंग से स्टार्टिंग तक जाएंगे। तो ऑल्टरनेट होता रहेगा हमारा एनिमेशन की डायरेक्शन, एंड उसी के साथ हमारे पास ऑल्टरनेट रिवर्स भी होता है, जो शुरुआत करेगा तो टू के साथ करेगा एंड उसके बाद ऑल्टरनेट होता रहेगा। तो इस तरीके से 4 डायरेक्शन में हमारा एनिमेशन परफॉर्म हो सकता है। तो इसको हम एक्चुअली इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा। शुरुआत के लिए क्या करेंगे, एनिमेशन की डायरेक्शन हम रखने वाले हैं नॉर्मल। तो इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ चेंज इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने की फ्रेम लिखा है, दिस इज एक्चुअली सपोज टू बी की फ्रेम्स। तो यहाँ प्लूरल आप कर लेना, इस स्लाइड के ऊपर यहाँ पर की फ्रेम्स होने वाला है। इसको कर देंगे सेव एंड अगेन रिफ्रेश। तो क्या हुआ, साइज 20 पिक्सल से बढ़कर क्या हो रहा है, 40 पिक्सल हो रहा है। कितनी बार हुआ ये साइज बढ़कर, 3 बार हुआ। क्यों, क्योंकि हमने आइटरेशन काउंट को रखा था 3। 0 डिले आया, कितने ड्यूरेशन में हुआ, 2 सेकंड के ड्यूरेशन में हुआ। कौन सा एनिमेशन अप्लाई हुआ, ये फॉन्ट एनिमेशन वाला अप्लाई हुआ। ईज इन मेरी टाइमिंग फंक्शन की वैल्यू थी, डायरेक्शन मेरी नॉर्मल थी। अगर मैं डायरेक्शन को अब ऑल्टरनेट कर दूं तो उस केस में क्या होगा, पहले साइज बढ़ेगा, उसके बाद साइज छोटा होगा, उसके बाद दोबारा से साइज बढ़ेगा मेरे फॉन्ट का। तो 3 बार पहले साइज बढ़ा, फिर छोटा हुआ, फिर दोबारा बढ़ा। तो 3 बार चेंज आया मेरे फॉन्ट साइज के अंदर। अब यही सेम चीज हम चाहें तो कलर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। हम एक नई एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, की फ्रेम्स। इसको हम कह सकते हैं कलर एनिमेट। इसके अंदर फ्रॉम हम शुरुआत कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड कलर के साथ। बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज शुरुआत में होने वाला है ग्रीन, एंड ग्रीन से चेंज होकर हम चाहते हैं जो बैकग्राउंड कलर है ये चेंज हो जाए टू ब्लू। इसको कर लेते हैं सेव एंड यही सेम प्रॉपर्टीज अब हम चाहते हैं मेरे कलर एनिमेट। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये मेरा टेम्पलेट बना और यहाँ पर हमने अपने टेम्पलेट को इंप्लीमेंट किया। कौन सी एनिमेशन पर अप्लाई करना चाहते हैं, कलर एनिमेट पर। 2 सेकंड के अंदर, 0 ड्यूरेशन, आइटरेशन काउंट 3 बार, एंड इस बार डायरेक्शन को दोबारा से कर देते हैं हम नॉर्मल, सेव रिफ्रेश। तो एक ग्रीन से लेकर मेरा कलर ब्लू में चेंज होगा, ब्लू से दोबारा ग्रीन। तो इस तरीके से एनिमेशन जो है वो चलता रहेगा। कितने टाइम्स चलेगा, 3 टाइम्स। पर हम चाहें एनिमेशन को अगर हमें इनफाइनाइट टाइम्स चलाना है, मतलब हम नहीं चाहते एनिमेशन अपने एलिमेंट के ऊपर रुके, तो इसको सेव करके करेंगे रिफ्रेश। तो जब भी आइटरेशन प्रॉपर्टी को इनफाइनाइट पे सेट कर दिया तो हमारा एनिमेशन अब इनफाइनाइटली हमारे पेज के ऊपर चलता रहेगा। तो अभी तो एनिमेशन को हमने फॉन्ट के ऊपर देखा, कलर के ऊपर देखा, हम चाहें तो इसे विड्थ के ऊपर भी देख सकते हैं। यानी एक और नया एनिमेशन का टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, की फ्रेम्स, यहाँ पर लिख देते हैं विड्थ एनिमेट। विड्थ एनिमेट के अंदर हम चाहते हैं हमारा जो डिव है इसकी स्टार्टिंग की जो विड्थ हो वो तो हो 10 पिक्सेल्स, और इसकी जो एंडिंग की विड्थ हो हम चाहते हैं वो बढ़कर हो जाए लेट्स से 400 पिक्सेल्स। इसको कर लेते हैं सेव, और अब यहाँ पर हम अपनी विड्थ एनिमेट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। हम चाहते हैं 3 सेकंड के अंदर ये ट्रांजिशन आए। 3 सेकंड के अंदर हम एनिमेशन चाहते हैं, इसे करेंगे सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग से विड्थ बढ़कर अब 400 पिक्सेल्स तक जाएगी। तो इस तरीके से इनफाइनाइटली मेरा जो बॉक्स है वो एनिमेट होता रहेगा। तो एनिमेशन इज वेरी सिमिलर टू ट्रांजिशन, बस यहाँ पर हमें और ज्यादा कंट्रोल मिलता है अपने एलिमेंट्स के ऊपर। अब जैसे हमने एनिमेशन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिखी, इन सबको लिखने का एक सिंगल शॉर्ट हैंड भी होता है। मतलब सारी प्रॉपर्टीज को हम एक सिंगल लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। हम सिंपली लिखते हैं एनिमेशन एंड उसके बाद अपनी एक एक प्रॉपर्टी को हम लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन सारी प्रॉपर्टीज को लिखने के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पर एनिमेशन कोलन, सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी का नाम हम चाहते हैं विड्थ एनिमेट अप्लाई हो, उसके बाद ड्यूरेशन 3 सेकंड का ड्यूरेशन चाहिए, टाइमिंग फंक्शन हम चाहते हैं ये ईज इन हो, कितना डिले चाहिए, 0 डिले चाहिए, क्या काउंट होना चाहिए इनफाइनाइट, एंड कौन सी डायरेक्शन हमारे पास नॉर्मल डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज लिखना और इस प्रॉपर्टी को लिखना बराबर होता है एनिमेशन के अंदर। इसको कर देते हैं कमेंट आउट। तो सेव करके अगर रिफ्रेश करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 0 को हमें लिखना पड़ेगा 0 सेकंड टू शो की एक साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 0 का मतलब 0 सेकंड्स नहीं होगा, तो उसके लिए एक्सप्लिसिटली एस लिखना पड़ेगा। रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगी, पूरी की पूरी एनिमेशन प्रॉपर्टी सिंगल लाइन की मदद से हमारे पास अप्लाई होगी। तो जब भी हमें एनिमेशन को अप्लाई करना है, एक मुझे टेम्पलेट क्रिएट करना होता है और दूसरा हमें एक सिंगल लाइन की हेल्प से उस टेम्पलेट को एक्चुअली किसी भी एलिमेंट के लिए इंप्लीमेंट करना होता है। और अब अगर हम चाहते हैं कि किसी सिंगल एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल प्रॉपर्टीज चेंज हो एनिमेशन के अंदर, तो लेट्स सपोज अगर हमें विड्थ के साथ साथ इसका कलर भी चेंज करवाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस कलर प्रॉपर्टी को उठाकर हम चाहते हैं शुरुआत में कलर मेरा ग्रीन हो एंड बाद में जाकर एनिमेशन के अंदर कलर मेरा ब्लू हो जाए। तो उसके लिए हम सिंपली लिख सकते हैं फ्रॉम वाली स्टेट, उसमें विड्थ ये है, बैकग्राउंड कलर ये है, टू वाली स्टेट जिसमें विड्थ ये है, बैकग्राउंड कलर ये है। हम चाहे तो इसके अंदर फॉन्ट साइज, अपने फोरग्राउंड का कलर या और भी कई सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनको सेट कर सकते हैं एक सिंगल बार में। इसको करेंगे सेव रिफ्रेश। तो इस बार विड्थ भी चेंज हो रही है तो मेरा कलर भी चेंज हो रहा है। हम चाहें तो राउंडेड भी बना सकते हैं, यानी जब तक मेरा फाइनल बॉक्स बने उसके लिए मेरा बॉर्डर रेडियस हो जाए लेट्स सपोज 15 पिक्सेल्स। सेव रिफ्रेश। तो धीरे धीरे क्या होगा, बॉर्डर की रेडियस बढ़ेगी तो मेरा कर्व्ड बॉर्डर आएगा। इसे अगर यहाँ पर इनफाइनाइटली अगर रन करने की बजाय मुझे सिर्फ 2 टाइम्स ही रन करना है, सेव करेंगे रिफ्रेश करेंगे तो ये फर्स्ट टाइम मेरी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जिसमें 3 वैल्यूज चेंज हो रही है, और ये सेकंड टाइम अप्लाई होगी। 2 बार अप्लाई होने से कौन सी 3 वैल्यूज चेंज हुई, मेरी विड्थ, मेरी बैकग्राउंड कलर एंड फाइनली मेरा बॉर्डर रेडियस भी ऐड हो गया फाइनल पोजीशन के अंदर। तो इस तरीके से एनिमेशन को हम कई सारे ब्यूटीफुल ट्रांजिशंस एलिमेंट्स के ऊपर क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमेशन के अंदर एक छोटी सी परसेंटेज नाम की भी चीज होती है। यानी अभी तक जो हम फ्रॉम एंड टू लिखते आए हैं, फ्रॉम का मतलब होता है शुरुआत यानी 0% और टू का मतलब होता है एंड यानी 100%। अगर हम चाहते हैं मेरी एनिमेशन स्टेजेस में काम करे, अभी हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली 0% से लेकर अपने 100% एक स्टेज तक लेकर जा रहे हैं अपनी एनिमेशन को। पर हम चाहते हैं अगर ये हमारी स्टेज ए है और ये हमारी स्टेज बी है, उनके बीच में कोई स्टेज सी भी आ रही हो, हम चाहते हैं अगर 0% पे ये स्टेट है और 100% पे ये स्टेट है तो 50% पे बीच में कोई और एक्स्ट्रा स्टेट होनी चाहिए जिसमें प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग हो। तो उसके लिए हम फ्रॉम एंड टू की जगह परसेंटेजेस भी यूज कर सकते हैं। हम चाहते हैं 0% पे कुछ हो, 50% पे कुछ हो, तो 100% पे कुछ हो। तो ये चीज अप्लाई करने के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 0% पे यहाँ पर अभी के लिए सिर्फ कलर के साथ थोड़ा सा मैनिपुलेट करके देखते हैं। 0% पे हम चाहते हैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो,
इसे विथ एनिमेट की जगह कलर COL एनिमेट नाम दे देते हैं और हम चाहते हैं 50% पे हमारा जो कलर हो ये येलो हो जाए एंड उसके बाद 100% पे हमारा कलर ब्लू हो जाए। इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो क्या होगा, पहले कलर ग्रीन है, फिर येलो होगा, फिर ब्लू होगा। तो ट्रांजिशन 3 स्टेजेस में अप्लाई करेगा। हम चाहते हैं तो एक और स्टेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि लेट्स से 80% पे हमारा जो कलर है वो रेड हो जाए। इसको अगर हम 4 सेकंड के अंदर प्ले करना चाहते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो पहले ग्रीन, उसके बाद येलो होगा, उसके बाद कलर रेड होगा, उसके बाद कलर ब्लू होगा। तो इस तरीके से 4 स्टेजेस में मेरी एनिमेशन प्ले करेगी। तो अपनी एनिमेशन के लिए हम डिफरेंट स्टेजेस भी डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम बात करने वाले हैं, इसका नाम है मीडिया क्वेरीज। मीडिया क्वेरीज का काम होता है कि वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है हमारी वेबसाइट्स